हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो हमने देखा कि पादप को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगैमस फिनेरोगैमस, है ना। फिनेरोगैमस के कितने पार्ट, क्रिप्टो, सब कुछ पढ़ चुके थे। उसमें से हम लोग ये भी देख चुके थे कि जो फूल है ना, फ्लावर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। सेपल, पेटल, एंड्रूसियम, गाइनोसियम, स्टेमेन, है ना, सब कुछ देख लिए। अब हम लोग बेसिकली यहां पर बात करने वाले हैं पॉलन सैक के बारे में। ठीक है, पराग कोष के बारे में। काफी बच्चों का नीचे कमेंट था, मैंने कमेंट देखा कि पराग कोष जो है ना, जो पॉलन सैक है, ठीक है, जो एंथर है, वो समझ नहीं आया है। ठीक है, बहुत मतलब डिफिकल्ट टाइप से है और ये थोड़ा सा कठिन है भी। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है भी। अगर इसको सही तरीके से समझ के नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर तो ये ऊपर से चला जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चलो, हम इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इतना मुझे कंफर्म 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ना, पॉलन सैक पराग कण ना, तुम अपने बच्चों को पढ़ा दोगे। ठीक है, चलो देखो, जो पराग कण होता है, हमने देखा पराग कण की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले देख, सॉरी, पराग कोष की शुरुआत हमने देखा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये समझो ये क्या है। ये है स्टेमेन, स्टेमेन। ठीक है, ये क्या है, तो ये है पुंकेसर। क्या है, ये है पुंकेसर। कई स्टेमेन मिल करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एंड्रूसियम, जिसको बोलते हैं पुमंग। कंफर्म है ना, बताओ बिल्कुल एक एक चीजें। एक है, अगर हम इसको एक देख रहे थे, एक है तो इसको बोला हमने पुंकेसर। अगर कई हैं, ये बहुत ढेर सारे हैं, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंड्रूसियम। ठीक है, कोई दिक्कत आई यहां तक, नहीं आई। अब देखो, ये जो बीच में रॉड लगा हुआ है ना, पाइप, छड़ी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। समझो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मतलब जीरो से। ठीक है, जमीनी स्तर से पढ़ो, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में। इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, फिलामेंट। इसके ऊपर ये जो भैया गोला गोला अजीब तरीके का भाग दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एंथर, पराग कोष। फिलामेंट को हिंदी में बोलेंगे पुतंतु, और उसको बोलेंगे पराग कोष। ठीक है, जो बीच में ये जो भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं योजी। कौन जी, तो योजी। इंग्लिश में बोलेंगे कनेक्टिव। लिख लेना, लिख लो, बिल्कुल सिंपल, कनेक्टिव। ठीक है, कंफर्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इतना ना समझ में आया हो तो बताओ। अगर स्टेमन का ग्रुप होगा, अ ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रूसियम। ठीक है, जिसको हम लोग कई स्टेमन, कई पुंकेसर मिल करके क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं एंड्रोसियम, जिसको बोलते हैं पुमंग। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक। अब देखते हैं, ये जो है ना एंथर, एंथर को हम लोग बीच से काटते हैं। क्या करते हैं, इसको बीच से काटते हैं। लेकिन काटने से पहले मुझे ये बताओ कि एंथर जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, यहां से कुछ समझ में आ रहा है, यहां से कुछ ऐसा चीज समझ में आ रहा है कि ये एंथर मतलब बता सकते हैं ना कितना है, ये एक है कि दो है कि तीन है, बताओ कितना डिब्बा है इसके अंदर। तो आपने देखा गौर से, बोल दिया भैया इसके अंदर दो डिब्बा है। कितना डिब्बा, दो डिब्बा, एक डिब्बा इधर, दो डिब्बा इधर। तो डिब्बा बोलेंगे का, इसको कमरा बोलेंगे का, नहीं ना, क्या बोलेंगे, पाली। तो यदि पूछा जाए एंथर कितना होता है, तो इसके अंदर हमने देखा कि ये द्विपालित होता है। द्विपालित, इसके अंदर एक पाली ये पाई गई और एक पाली ये, यानी कि इसके अंदर दो पाली पाई जाती है। बताओ, दो पाली पाई जाती हैं, बताओ। पराग कोष के अंदर दो पाली पाई जाती हैं। ठीक है, पाली को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं, लोब्स। लिख लो, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो पाली को हमने बोला लोब्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, जो पराग कोष होता है, ये पराग कोष
जिसको हम लोग एंथर के नाम से जानते हैं, एंथर बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। ये जो परागकोश होता है कैसी संरचना होती है, तो ये द्विपालित संरचना होती है। ठीक है, यदि परागकोश को बोला जाए तो ये द्विपालित यानी कि बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है परागकोश। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि एक आवृतबीजी पुष्प के परागकोश में दो पालियां होती हैं, दो लोब होते हैं, अतः परागकोश एक द्विपालित संरचना यानी कि बाइलोब्ड संरचना होती है। ठीक है, इसे द्विकोष्ठी परागकोश भी कहते हैं, डाइथिकस एंथर भी कहते हैं। ठीक है, इसी को द्विकोष्ठी, क्योंकि इसमें द्विकोष्ठक है, द्विकोष्ठ है ना, एक कोष्ठ इधर दूसरा कोष्ठ उधर। ठीक है, तो डाइथिकस एंथर भी इसको कहते हैं, कई नाम है यार, याद रख लेना। ठीक है, जैसे बाइलोब्ड हो गया, इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं डाइथिकस एंथर। ठीक है, द्विकोष्ठी परागकोश। अभी देखना पराग कण तक पहुंचेंगे, पराग कण कैसे बन गया है। ठीक है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और मजा आने वाला है। तो इसको हमने बोला ये कनेक्टिव है, योजी है। ठीक है, आगे चलें, बताओ इसमें ये जान लो, दो पाली तो इसके अंदर होता है, दो पाली इसके अंदर होता है, लेकिन दो पाली में, एक पाली में, प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, दो चेंबर पाए जाते हैं, है ना। इसमें लिख लेना कि प्रत्येक पाली में, जो बोल रहा हूं लिखते चलना, प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, 2 चेंबर पाए जाते हैं। वाह भाई, यानी कि एक कमरा है, इसको हमने बोला एक पाली, बीच में एक छोटी सी दीवार है। जब कमरा खोल के घुसोगे तो एक उधर थोड़ा सा दिखेगा, एक इधर दिखेगा, लेकिन दूर से तुमको दिख रहा है वो एक ही कमरा है ना। क्या दिख रहा है, दूर से एक ही कमरा दिख रहा है, लेकिन जब खोल के अंदर घुसो देखोगे एक इधर भी एक इधर भी है। तो इधर ऐसा भी है कि एक पाली दिख रही है, लेकिन इसके अंदर जब घुसोगे ना तो दो प्रकोष्ठ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो प्रकोष्ठ। तो एक पाली के अंदर दो, दूसरे पाली के अंदर दो, तो कितने प्रकोष्ठ हो जाएंगे बताओ, कितने हो जाएंगे, तो ये 4 प्रकोष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो दो पालियों के अंदर, एक परागकोश के अंदर कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 चेंबर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चेंबर अलग है, लोब अलग है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इन्हीं दो प्रकोष्ठों को ही परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इनको ही परागपुट पॉलन सैक या फिर लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रकोष्ठों को ही, ठीक है, इन्हीं प्रकोष्ठों को क्या बोलते हैं, परागपुट बोलते हैं या फिर लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एंथर सैक बोल देते हैं, पॉलन सैक बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देते हैं। ठीक है, ये चीजें बोल दी हैं, कंफर्म यहां तक। आगे देखें, आगे इसमें जब हम अब इसको बीच से हम लोग काटने की व्यवस्था करते हैं यार। ठीक है, बहुत यहां तक नाटक हो गए, अब इसको काटने की व्यवस्था कर लेते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मालवेसी कुल के किस कुल के पौधे के अंदर एक पाली होती है। पाली की बात कर रहा हूं मैं, चेंबर की बात नहीं कर रहा हूं, एक पाली होती है किस पौधे के अंदर। ठीक है, किस कुल के अंदर एक पालित परागकोश होता है, एक पालित परागकोश संरचना होती है। तो जो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, किस कुल के पौधे, मालवेसी कुल के पौधे, इनके अंदर क्या होती है, एक पाली परागकोश की संरचना होती है। याद रखना, मालवेसी कुल के पौधे कौन है, जैसे आपका गुड़हल हो गया, कपास हो गया, ये सब किस कुल के पौधे के अंदर आते हैं, तो ये मालवेसी कुल के पौधे के अंदर आते हैं। ठीक है, मालवेसी कुल के पौधे हैं। इनका जो परागकोश है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक पाली वाला होता है। इधर पाली की बात कर रहा हूं, इसके अंदर एक पाली होता है। ठीक है, यानी कि एक कोष्ठी होता है। अगर हम इसको हिंदी में इधर ये द्विकोष्ठी लिखा है डाइथिकस में, इसको अगर लिखेंगे तो ये मोनोथीकस होता है। ठीक है, मोनोथीकस एंथर होता है, एक कोष्ठी होता है। अब आप मुझे बताओ, यदि एक कोष्ठी है तो इसके अंदर कितने चेंबर पाए जाएंगे, बताओ। एक कोष्ठी है, कितने चेंबर पाए जाएंगे, सोच लो अच्छे से। ठीक है, अपना दिमाग लगा लो।
तो अपने छोटे बड़े भाई बहन का भी दिमाग लगा लो, लगा के बताओ कितने पाए जाएंगे। लगा लिए? नहीं समझ पाए? पागल इंसान। अगर बोलते हैं इसके अंदर एक पाली पराग कोष है, ये देखो एक है, एक कोष्ठी है, कितने इसके अंदर प्रकोष्ठ हैं? हमने बोला ना कमरा एक दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर घुसोगे 2 भागों में कमरा बटा हुआ है, 2 भागों में रूम डिवाइड है। कितने प्रकोष्ठ हुए? 2 प्रकोष्ठ हुए। तो इसके अंदर 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, सिर्फ 2 प्रकोष्ठ, ठीक है। ओनली 2 चेंबर इन फाउंड इन मोनोथीकस एंथर, ठीक है। ये जो होता है मोनोथीकस एंथर के अंदर, जैसे आ गया गुड़हल, आ गया कपास, आ गया, ठीक है। मालवेशी कुल, बहुत ढेर सारे इस कुल के अंदर पौधे हैं। इस जितने भी मालवेशी कुल के पौधे आते हैं उनकी परागकोश की संरचना कैसी होती है? तो वो होती है मोनोथीकस, ठीक है, या फिर एक पालित, है ना। ये 2 पालित है, जाहिर सी बात है एक पालित होगा, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। चले अब इसको तोड़ने की बारी आ गई। तो इसको तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो मुझे समझ में आ गया भैया, तुम लोग समझ चुके होगे, है ना। मैं तो समझा ही हूं, मैं क्या समझाऊं, समझना तुम लोग को है। इसको मिटा दूं यहाँ पे, इसको हम लोग देखो डैश डैश किए थे ना, इसको काटने की बारी आ गई। इसको काट के समझ लेते हैं पूरा। जितना तुम लोग इसको समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा वो है, तो इतना वो है नहीं, बस तुम्हें डराने के लिए है, ताकि तुम देख के डर जाओ, भाग जाओ अपने घर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर है। इससे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या है कि देखो, मैं कोई बहुत बड़ा चित्रकार तो हूँ नहीं कि अच्छा डायग्राम बना दूंगा तुम लोग खुश हो जाओगे, है ना, मेडल वेडल मुझको दे दोगे। तो ठीक ठाक बना लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ए नंबर आप लोग संरचना देख रहे होंगे। तो ए नंबर संरचना में दिखाया गया, कैसे बना है दिखाओ, देखो एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, अपने से तो बन गया, ठीक है। चलो ए नंबर स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे आपको संवाहन पुल देखने को मिल रहा है, परागपुट देखने को मिल रहा है, टेपिटम देखने को मिल रहा है, अष्टकोशिका, वाहित त्वचा, ये सब देखने को मिल रहा है, ठीक है। बी नंबर आओ। बी नंबर कोशिका के अंदर बी नंबर स्ट्रक्चर देखो, मैं देख देख के बना देता हूं। आप लोग उसमें से देख सकते हैं भाई, ठीक है। इसको मिटा देता हूं अभी। ये यार इतना एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन कुछ कुछ तो बना ही दिया मैं, है ना। इतना एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया। इसके ऊपर वाला कटा हुआ भाग भी ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो हमने बोला इसको 2 पालित है, और एक पाली के अंदर हमने क्या देखा स्ट्रक्चर में, आप लोग देख रहे हैं। तो इसके अंदर एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक है, एक ये एक ये एक ये एक ये 4, ठीक है। हमने इसको देखा था बीच में कटा भी हुआ था, जिसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था कनेक्टिव योजी। क्या बोला था हिंदी में? ये जो भाग है इसको बोला था हमने योजी, कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव बोला इसको हमने, कनेक्टिव बोला कि नहीं? योजी बोला, ठीक है। अब देखो ये जो कनेक्टिव है ये वाला, इसको तो हमने बोल दिया कनेक्टिव, लेकिन ये जब परागकोश का स्फुटन होता है, ठीक है, ये देखो इसके अंदर एक और लाइन होती है, ठीक है। जैसे ये परागकोश है, अब ये कैसे फटेगा? ऐसे तो फट नहीं जाएगा इकट्ठा से, ताकि पराग कण बाहर से बिखर जाएंगे, बिल्कुल बम की तरह, बारूद की तरह निकल जाएंगे, है ना। तो कैसे फटता है? ये ऐसे फट जाता है, समझ रहे हो। ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे करके ऐसे फट जाता है, हो गया खत्म, ठीक है। तो ऐसे फटने वाला जो लाइन, ये कहीं से देखो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन एक लाइन से फट रहा है, पर्टिकुलर स्पेस है, पर्टिकुलर एक लाइन है, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, याद रख लेना, लाइन ऑफ डेहिसेंस।
डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? तो ये लाइन स्फुटन, डेहिसेंस का मतलब होता है स्फुटन, जब ये फटेगा, ठीक है, जब ये फटेगा। अब इसके अंदर हमने 4 स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर ये क्या होते हैं? इसी 4 स्ट्रक्चर मतलब 4 तरीके से बटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी के अंदर जो होते हैं उसको बोलते हैं लघु बीजाणु, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग परागकण, बोलते हैं लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एंथर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एंथर यानी कि पॉलन सेक परागकोश के बारे में, ठीक है ना। बोल दिया इसको लघु बीजाणु, ठीक है। चारों तरफ हैं तो ये चारों तरफ का सीन होगा यही। अब हमको एक बात ये बताओ, चारों में एक चीज कॉमन है ना, एक बिल्कुल लेयर गई हुई है बाहर की तरफ, गई है ना। इस बाहरी वाली लेयर को हमने क्या बोला? बाहरी वाली लेयर को हमने बोला बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हमने बोला एपिडर्मिस, ठीक है। बाह्य त्वचा को हमने क्या बोला यहाँ पे? इसको हमने बोला एपिडर्मिस, ये हुआ बाह्य त्वचा, ठीक है, बाहर की लेयर, क्योंकि चारों तरफ से जा रही है ना, इसमें 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 घूम के इसमें आ गई, ठीक है, मिल रही ना, क्लियर है ना। चलो यहाँ पे जो एक इमेज हमको दिख रहा था, अभी हमने एक इमेज देखा, ए नंबर इमेज, उसमें हमने देखा सबसे पहले एक बाह्य त्वचा पाई गई है, देखो ऐसे करके इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें लग जाएगा घंटों बनाने में, तुम लोग बना सकते हो, नहीं तो तुम लोग एनसीईआरटी इमेज देख करके समझ भी सकते हो, ठीक है। ऐसे करके पूरे में एक बाह्य त्वचा आई है, ठीक है। ये देखो, अब बना लेना जैसा भी, सजाने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये इमेज में आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर बाह्य त्वचा आई है। फिर इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? इसके अंदर हम लोग परागपुट देख रहे हैं, यहीं पे, कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे इमेज में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रखा है इसके अंदर परागपुट पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? तो इसके अंदर अब आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर परागपुट भी पाए गए हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला, एक को हमने बोला लघु बीजाणु, इसके अंदर परागकण बन रहे हैं ना, तो इसको हम लोग परागकण बनते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। तो अगर पूछा जाए लघु बीजाणुधानी कितनी है, तो क्या बताओगे? लघु बीजाणुधानी, एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, होती है ना, गिन लिया ना, सही गिना ना? गिनती आती है मेरे को बस, और कुछ नहीं आता, बस गिनती बस आती है, बचपन से पढ़ा हूं ना मैं। चलो लघु बीजाणु देख लिया तुमने, लघु बीजाणुधानी 4 हो गई। अब देखो लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है, हमने देखा जो प्रारंभिक इसकी संरचना है, यानी कि पराग कोश की प्रारंभिक अवस्था। देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा परिपक्व पराग कोश, ठीक है, या फिर अपरिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट दिखाओ, यही अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, या फिर बोलेगा परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट, आवृत बीजी पौधे के परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट। मतलब इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन है, यही घुमा कितना रहा है, देखो कितनी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एग्जामिनर बिल्कुल मतलब दिल खोल के बनाता है। इसके अंदर ये जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इसके अंदर आप समझना, मेन खेल अब यहीं से शुरू होता है। मात्र 20 मिनट का टॉपिक है, 15-20 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलो देखो, इसके अंदर ये जो कोशिकाएं पाई गई हैं, इसके अंदर ये जो सेल्स पाई जा रही हैं, इनको हम लोग अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लेना, इसके अंदर जो सेल्स पाई जा रही हैं उसको हम लोग अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। इस अधोस्तरीय कोशिका के समसूत्री विभाजन के दौरान प्रप्रसु कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। उसको तो बोल दिया हमने अधोस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल लिख लेना, बिल्कुल हाइपो HYPODERMALSCELL, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल। फिर बनता है प्रप्रसु कोशिका, जिसको बोलते हैं एस्पर आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल प्रप्रसु कोशिका को बोलते हैं। अब प्रप्रसु कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, समझना। समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है? समान बिल्कुल 2 निर्माण हो जाएंगे, 2 सेल्स का निर्माण हो जाएगा, बिल्कुल वो समान होंगी। तो
तो प्रप्रसू कोशिका के अंदर, इसी कोशिकाएं के अंदर अधोस्तरी कोशिका है। अब ये सब भाई बढ़ रही है ना सेल, तभी तो परिपक्व होगा। पहले आप छोटे से इतने से थे, आप कैसे मम्मी पापा से खिलाते थे, अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तुम चप्पल खाते हो, है ना। पहले खिलाते थे, अब तो तुम चप्पल, बेलन, झाड़ू, पता नहीं क्या मार खाते हो, है ना। इस तरह ये भी बड़ा हो रहा है ना। तो जब पहले अधोस्तरी कोशिका थी, प्रपसु कोशिका बनी, प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ। तो जब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है तो प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है। एक जो बनता है उसको बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, और जो दूसरा बनता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। इसको हमने बोला प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती, इसके दो बना, प्रपसु कोशिका समसूत्री विभाजन दो भागों में बटा, पहला बना प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बन गया, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होता है, ये लेयर का निर्माण करता है। हमने देखा ये एक बाह्य त्वचा है, इसके बाद भी लेयर बनेंगी ना, और भी कई लेयर बनेंगी। ये देखो ऐसे करके, अभी इन लेयर का नाम भी देखना, एक ये हो गई जैसे, है ना, फिर देखना एक ये हो गई, ठीक है, फिर देखो एक जैसे ये हो गई, लेयर बनेगी ना, देख लो दूसरे का। तो हमने देखा कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ना, ये किनारे की तरफ जा रही है, क्योंकि इसको भित्ति बनाना है, भित्ति मतलब लेयर बनाना है। और जो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका नहीं, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल जो है वो किनारे की तरफ जा रही है, क्योंकि इसको भित्ति बनाना है, लेयर बनाना है। और जो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, वो बीच में आ रही है। ये जो कोशिका आ रही है ना बीच में, तो ये आ रही है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। बताओ क्लियर है यहां तक क्लियर है, बताओ। जो प्राथमिक पेराइटल सेल है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक पेराइटल सेल, समझना, किनारे की तरफ जाएगी ये। प्राथमिक पेराइटल सेल से 3 स्तर का निर्माण होता है, 3 लेयर बनती है, ठीक है। कितने स्तर बनते हैं, तो 3 स्तर बनते हैं, और इन स्तर को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले को तो हमने बोला बाह्य त्वचा सब में है, लेकिन प्राथमिक पेराइटल सेल से 3 स्तर बनते हैं। पहलों को बोलते हैं अंतः स्तर, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं मध्य स्तर या मध्य परत, अंतः परत, ये वाली को हमने बोला अंतः परत, फिर इसके अंदर वाली को बोला मध्य परत। 3 कौन कौन से बनते हैं, लिख लो, अंतः परत, फिर मध्य परत, और तीसरा टेपिटम। बुक खोलना, समझ में आ जाएगा। पहले अपरिपक्व भी है, फिर परिपक्व भी। सोचो कितने कॉन्सेप्ट तुम्हारे यहां पर क्लियर होने वाले हैं, क्लियर हो गए हैं। 3 लेयर का निर्माण होता है, अंतः परत हो गई, ये क्या हो गई, ये मध्य हो गई, और ये क्या हो गई, तो ये टेपिटम हो गई। अब टेपिटम के अंदर, ये इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। ये देखो इसके अंदर जो सेल्स पाई जा रही हैं उसको हमने बोला प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। लेकिन उससे पहले एक चीज ये समझ लो कि प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर, ठीक है, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर अगर पूछा जाए कौन से विभाजन के दौरान 3 स्तर का निर्माण हो रहा है, तो लिख देना समसूत्री विभाजन के दौरान 3 स्तर का निर्माण हो रहा है। पहले को बोलते हैं अंतः परत, दूसरे को बोलते हैं मध्य परत, और तीसरे को बोलते हैं टेपिटम, ठीक है। बस एक सेकेंड, टेपिटम हो गया। अब आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे यदि, तो आपको देखने को मिलेगा, बुक खोल के देख लो, नहीं तो गूगल करके देख लो, इमेज, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेपिटम के अंदर पाया जा रहा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। प्राइमरी पेराइटल सेल की बात तो खत्म हो गई, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो वो होता है दांत, एनामिल, दांतों में पाया जाना इनामिल। लेकिन अगर पूछा जाए पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो वो होता है स्पोरोपोलिनिन। क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन,
स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन का निर्माण कौन करता है? तो वो स्पोरोपोलिनिन का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है टेपिटम। कौन निर्माण करता है? टेपिटम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो स्पोरोपोलिनिन है वो टेपिटम का निर्माण करता है। और आपको बता दें कि जो परागकण होता है, अभी जो परागकण यहाँ से बनेगा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से जो परागकण बनेगा उसके ऊपर एक परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वो स्पोरोपोलिनिन की परत होती है। इसी की वजह से परागकण कई सालों तक खराब नहीं होता है, कई सालों तक खराब नहीं होता ये परागकण। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिनिन की वजह से। और आपको पता है परागकण खाया भी जाता है। ठीक है, चलो अब हमने देखा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की बात करते हैं, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका की बात करते हैं। तो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका के अंदर हमने देखा ये जो कोशिकाएं इसके अंदर पाई जा रही है ना, टेपिटम के अंदर, टेपिटम के अंदर एक कोशिका पाई जा रही है। बताओ, बिल्कुल सिंपल है। टेपिटम के अंदर ये जो पाई जाने वाली कोशिका हैं इनको बोलते हैं बीजाणुजनक ऊतक। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं, समझना, इन्हीं को शुरुआती फेज में बोलते हैं बीजाणुजनक ऊतक। और इसी बीजाणुजनक ऊतक के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। भैया इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना। तो इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बीजाणुजनन ऊतक पाए छोटे 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 पाए गए। जैसे कमरा खाली है, कमरा खाली, लेयर तुमने बना दिया, बिल्कुल प्लास्टर वास्टर मार दिया, कई लेयर बन गए, कमरा बीच में खाली है, उस कमरे के बीच में बीजाणुजनक ऊतक पाए गए। और ये बीजाणुजनक ऊतक के अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है। और समसूत्री विभाजन के दौरान किसका निर्माण हो रहा है? तो समसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो रहा है। इसी से किसका निर्माण हो रहा है? तो वो हो रहा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, समझना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो रहा है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी बनती है? तो वो बनी 2n। अगर हमने देखा बीजाणुजनक भैया मतलब क्या हुआ? विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन, फिर बना लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो हमने देख लिया कि ये बन गई आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, 2n है ये। ठीक है, अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होता है समझना, इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो यहां पर तुम लोग समझ सकते हो कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार से बटा रहता है। ठीक है, तो देखो अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट होता है फिर सेकंड होता है। फर्स्ट में तो क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं लेकिन सेकंड में बढ़ते नहीं है। तो जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं। तो कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे? अगर इसके अंदर पूछा जाए क्रोमोसोम कितने हैं तो इसके अंदर क्रोमोसोम हैं n, यानी कि आधे रह जाएंगे। क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? आधे। कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर जैसे समसूत्री विभाजन जब फर्स्ट होता है तो 2n है, समसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ n में बढ़ गया। फिर अब सॉरी अर्धसूत्री विभाजन, अब अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे सेकंड हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन इसमें सेकंड हुआ तो ये भी अपने भाग में बट गया, इतने में n और ये भी n देखो 4 बन गए ना। तो इधर भी 4 क्या बन गए? तो 4 अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणु मात्र कोशिका के 4 लघु बीजाणु बन गए। ठीक है, और इन्हीं 4 लघु बीजाणु को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट या चतुष्क सूक्ष्म बीजाणु बोलते हैं। ठीक है, चतुष्क वर्ड यहीं पर आता है। ठीक है, चतुष्क लघु बीजाणु चतुष्क लिख लो, इसी को बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, बस खत्म। लघु बीजाणु चतुष्क ये n होता है। ठीक है, ये n जो बनता है इसके ऊपर जो कवर होती है n, इसके ऊपर एक कवर होगी, इसके ऊपर भी एक कवर होगी, क्योंकि अगर वो कवर नहीं होगी तो क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल उसका जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मोडेस्माटा का नाम सुन रखे होगे, प्लाज्मोडेस्माटा चाचा आकर के अपना काम कर देगा। ठीक है, मिला देगा। तो इस प्लाज्मोडेस्माटा अपना काम ना कर पाए इसलिए इसके ऊपर एक परत होती है, उसको बोलते हैं कैलोज। किसकी परत होती है? इसी के अंदर, तो इसी के अंदर कैलोज की परत पाई जाती है। ठीक है, कैलोज की परत, तो जिससे क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलता नहीं है। ठीक है, जब नहीं मिलता है तो जो n ये कोशिका होती है, इसके आगे जब आप आएंगे तो यही आगे चल के एक ऐसे परागकोश में परागकण में बदल जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं परागकण
इसके अंदर एक कायिक कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका होती है ऊपर वाली, नीचे वाली को बोलते हैं हम लोग जनन कोशिका या जननी कोशिका। ठीक है, बस इसको हम लोग बोलते हैं परागकण पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के ऊपर क्या होता है, स्पोरोपॉलिनिन होता है। ठीक है, इसके पॉलन परागकण के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। ठीक है, इसके अंदर एक वाह्यचोल होता है, एक्साइन होता है, और दूसरा होता है एंटाइन। परागकण की संरचना में आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक है, ये कैलोज की परत होती है, लेकिन एक समय बाद इस कैलोज को हटना भी होता है। तो आप लोगों को बता दें कि टेपिटम एक एंजाइम स्रावित करता है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज। ठीक है, टेपिटम एक एंजाइम स्रावित करता है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। जो टेपिटम स्रावित करेगा कैलेज, वो इस परत को आगे चल के हटा देगा। जब हटाएगा तो ये परागकोश ऐसे कुछ नजर आने लगेगा, है ना। तुम नजर आते हो, बताओ। इसको हमने बोला वेजिटेटिव सेल, नीचे वाले को बोला जनरेटिव सेल। इस फुटन से पहले कोशिका भित्ति, सेलुलोज, पेक्टिन। इसमें एक चीज आता है, जो एंटाइन होता है ना, एंटाइन, एक होता है एक्जाइन, एक होता है एंटाइन। जो एक्जाइन होता है, एक्जाइन को हम लोग बोलते हैं वाह्यचोल, बाह्य, इसके बाहर क्या है, स्पोरोपॉलिनिन। जो एंटाइन होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का मिलकर के बना होता है, ये याद रखना। ठीक है, जो एंटाइन होता है, जो एंटाइन को हम लोग बोलते हैं अंताचोल। अंताचोल बाबू सेलुलोज और पेक्टिन का मिलकर के बना होता है। ठीक है, बस अब इसमें समझाने वाली कौन सी बात है, खत्म। आजकल की डेट में पता है परागकण के टैबलेट्स आने लगे हैं पॉलन ग्रेन्स के। और आपको बता दे, परागकण जितना लाभदायक है उतना कहीं ना कहीं हानिकारक भी, क्योंकि इससे एलर्जी होती है, दमा रिलेटेड हो जाता है। एक पार्थेनियम गाजर घास होती है, पार्थेनियम, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। ठीक है, और परागकण के टैबलेट्स आने लगे हैं पॉलन ग्रेन्स के, नेचुरल सिरप आने लगे हैं, ब्यूटी क्रीम आने लगी हैं, है ना, फेस प्रोडक्ट के आने लगे हैं। सोचो, पॉलन बी, फिर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन्स बनेगा, फिर पॉलन ग्रेन से क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये परागकण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं परागकोश के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स भरा होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है ना। तो ये था आपका परागकोश एंथर के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है, तब जाकर के परागकण का निर्माण होता है। तो ऐसे होता है परागकण का निर्माण। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ आया होगा, और नहीं आया है ना तो इस पर एक अभी वन शॉट वीडियो तो खैर आएगा ही, लेकिन जो मैं पढ़ाया हूँ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर 1 मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसकी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट इसमें इसी वीडियो पे मेंशन होगी। ठीक है, नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक होगी, वहाँ पर जा करके आप बिल्कुल सीरियल से वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।